तो सारा देश ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम के उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने आहुति दी थी। तो हम सब आज मिलकर उनको नहीं सर, हर घर तिरंगा यात्रा को किस तरह देखते हैं? ये एक जन आंदोलन बन गया है। आम नागरिक इसमें जुड़ गया है, देश का बच्चा बच्चा इसमें जुड़ गया है। हर भारतीय नागरिक गर्व और गौरव के साथ अपने तिरंगा फहरा रहा है। वो उन शहीदों की याद में, चाहे ज्ञात हैं चाहे अज्ञात हैं, 3,27,000 लोगों ने जो 90 साल के युद्ध में बलिदान दिया, उन सबको याद कर रहा है। जिन्होंने आज़ादी की रक्षा की 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 की लड़ाई में, कारगिल में आतंकवादियों से लड़ते हुए, उन सबको भी याद कर रहा है। उन सब सैनिकों को भी सलूट कर रहा है जो आज भी इस देश की सीमाओं पर खड़े हैं। किस तरह के रहे? भाव विभोर होकर लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। ध्वज की गरिमा और गौरव के साथ बनाए हुए इस अभियान में भारत का बच्चा बच्चा जुट गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो तिरंगे के प्रति इतना भाव उमड़ने का मौका उन्होंने दिया है। नहीं तो पिछली सरकारों ने बड़ा इसको सीमित रखा था, और अब ये जन आंदोलन, जैसे मैंने कहा, इतना व्यापक हो गया है कि आप देखें, निगाहें घुमाएंगे। मैं देख रहा हूँ लोग अपनी छतों पर खड़े होकर वीडियो डाल रहे हैं अपने अपने गाँव की, कि कितने कितने झंडे उनके गाँव में फहरे हुए हैं। तो ये बहुत ही आनंद का पर्व एक तरह से बन गया है। इसमें जहाँ पहले जो बलिदान हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, वहाँ आगामी अमृतकाल के सपने भी हैं कि आगामी 25 वर्षों में भारत को हम दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे। 1947 से 2022 के 75 सालों में कितना बदला देखा है इस देश को आपने? देखिए, मैं तो बाद में पैदा हुआ, उतनी मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैं जो बदलाव मैंने देखे हैं उसमें मैं एक बात ज़रूर याद करूंगा कि जब आज़ादी का 50वां साल था, उसकी कमेटी में भी मैं था, लेकिन इतना व्यापक कार्यक्रम नहीं थे, कार्यक्रम छोटे थे। आज जब 75वां साल देख रहा हूं तो बहुत ही व्यापक कार्यक्रम हो रहे हैं, और एक मन में सपना पैदा हो गया है कि देश का 100वां साल भी देखूं। हाँ, 100वें साल में क्या रणनीति रहेगी? तो इसलिए वो अमृत काल का, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, और ऐसा भारत जैसे भारत ने पूरे देश को वैक्सीनेट करके और अनेक मुल्कों को वैक्सीन दी है। हम ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में भारत ऐसा बने, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए दुनिया का मददगार भारत बने, एक शक्तिशाली भारत बने, एक सामर्थ्यवान भारत बने। ऐसा सपना सबके मन में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इन 25 वर्षों में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करें, और नए नए अनुसंधान जिस प्रकार से स्टार्टअप से शुरू होकर हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये सपन, हम सबका जो सामूहिक सपन है, ये साकार होगा कि भारत वास्तव में दुनिया के सिरमौर राष्ट्र के रूप में होगा। आज हम देख रहे हैं खेलों में हमारी भूमिका बढ़ी है। मुझे याद है कि मैं जब ब्राज़ील में ओलंपिक हो रहे थे तो मैं उस दिन अमेरिका में था और एक विश्वविद्यालय देखने के लिए गया था, और उस विद्यालय के वाइस चांसलर ने मुझे बधाई भी दी, लेकिन थोड़ा व्यंग भी किया। उन्होंने कहा, बधाई हो, आज आपका भी एक मेडल आ गया। उसमें मुझे लगा बधाई और व्यंग दोनों ही थे। और उस दिन मेरे मन में कसक हुई थी कि भारत कभी इसमें भी सिरमौर होगा। इस बार कॉमनवेल्थ गेमों में भारत टैली में 4थे स्थान पर पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि वो समय भी दूर नहीं है जब वैश्विक गेमों में भारत टैली में पहले नंबर पर भी पहुँचने के प्रयास में रहेगा। और इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो खिलाड़ी जो हैं, 29 खिलाड़ी कहीं ना कहीं जो मेडल मिले हैं उसके हिस्सेदार हैं। बहुत बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा की है। तो इसलिए हरियाणा खेल में भी और खेती में भी और जो है देश की रक्षा में भी, सब में आगे रहता है। हम सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं, सर्वश्रेष्ठ किसान हैं और सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं। तो उस नाते से हरियाणा की भूमिका भी आत्मनिर्भर भारत में, गौरवशाली भारत में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। विपक्ष क्यों लगातार हमला है? विपक्ष को नहीं पचा पा रहा इस चीज़ को? मैं कहूँगा कि वो थोड़ा हताशा में है। एक तो स्थान गिर रहा है कांग्रेस पार्टी का, देशव्यापी गिर रहा है, और उन्होंने तो ये सब चीज़ें अपने लिए सीमित रखी थी, दूसरों को तो करने ही नहीं देते थे।
विपक्ष ने तो झंडा अपना तिरंगा बना लिया था, कांग्रेस ने औरों को तो नज़दीक नहीं लगने देते थे। और उन्होंने तो ऐसा काम करने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी एयरपोर्ट के नाम उन्होंने ऐसे रखे थे, डम एयरपोर्ट, शांता क्रूज एयरपोर्ट, ये तो अटल जी का राज आया। और डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ, शांता क्रूज का छत्रपति शिवाजी हुआ, आमोसी का चौधरी चरण सिंह हुआ, नागपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हुआ, पोर्ट ब्लेयर का विनायक दामोदर सावरकर हुआ, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हुआ। ये बदला हुआ भारत, सबको सरे देने का भारत, ये उनके चित्र में नहीं था कांग्रेसियों के में। ये अटल जी से शुरुआत, आज सबको सरे दिया जा रहा है। और अभी भी मैंने कहा कि ज्ञात और अज्ञात उन सब वीरों को जिनके इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान है, हम सबको नमन करें, सबको याद करें। जो पोती बनाने की कोशिश की थी कांग्रेसियन, तो चमचागिरी में यहाँ तक कहा था, गूगल पे खोजना इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये वो लोग हैं जो सब चीज़ें अपने तक सीमित रखना चाहते थे। अब पूरा देश इसमें शामिल हो रहा है, गर्व से जो है भर रहा है, गर्वित हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके मन की हताशा स्वाभाविक है। तिरंगे की कॉस्ट जो 25 रुपये रखी है, उसको लेकर अभय चौटाला का बयान है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी बिजनेस बना रही है भाजपा। देखिए, ये छोटी सोच है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। ये सबका झंडा है और हर आदमी इसके लिए जब इतनी कीमत चुकाने को तैयार है, जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा कि जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, तो तिरंगा भी वो कीमत अदा करके लगाएगा। ये वो तिरंगे को खैरात के रूप में नहीं लेना चाहता। कोई भी स्वाभिमानी भारतीय तिरंगे को ऐसे नहीं लेगा। वो उसके जो राशि जो लगी है, उसके आधार पर उसको स्वीकार करके अपने ध्वज पर ये मान कर कि ये मेरा तिरंगा है, तो उसको गर्व और गौरव के साथ फहराएगा। ये इन लोगों की ये जो खैरात वाली छोटी सोच है, जो ये हमेशा करते रहें, ये उसी के, मैं कहूँगा कि उस प्रकार के बयान हैं, जो बयान ऐसे मौके पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। हर बात में जो राजनीति देखते हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने भी अपनी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है, जो कि 15 तक चलेगी। बहुत अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा करें, अच्छी बात है। भारत जोड़ें, बहुत अच्छी बात है। भारत तोड़े के काम में बहुत लंबे समय तक लगे रहे थे। इस देश को विभाजित करके जातियों में, धर्म में वोट लेने का काम करते थे। कश्मीर में कुछ बोलते थे, तमिलनाडु में कुछ बोलते थे। तो उस नाते से अब कम से कम भारत की एकात्मता के प्रति उनके हृदय में भाव उमड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया।